आयोजित की गई। बैठक विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि प्रदेश का मानसून सत्र आने वाले समय में शुरू होने जा रहा है। दरअसल यह सत्र जो है वो आपको बता दें कि अगस्त 23 से शुरू होगा। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रारंभ हो रहा है और उसको लेके आज सुरक्षा संबंधी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उसमें पहले की बात ही हमने लगभग सारी बिंदुओं पे विस्तार से हमने चर्चा की है और स्पष्ट तौर पे चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, हम उसका इस बार फिर पालन कर रहे हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी दीर्घा में और कोई भी इस प्रकार का प्रवेश पत्र जारी नहीं करेंगे। साथ में जो हमारा ये 5 दिवसीय जो प्रोग्राम अभी हमें विधानसभा सत्र का मिला है, इस दौरान कोई भी प्रवेश मान्य नहीं है। इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहा है कैलाश। 23 अगस्त से मानसून सेशन शुरू होना है, इसको लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी भविष्य आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है उत्तराखंड विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जो है सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। सारे आला अधिकारी उसमें मौजूद थे और किस प्रकार सत्र गुजरेगा, क्या क्या उसकी तैयारियां होंगी, क्या क्या रूपरेखाएं होंगी, उसको लेकर बैठक की गई। तमाम जो अधिकारी जो शासन के थे, जो विधानसभा तैयारी को लेकर जो शासन के अधिकारी थे, उनको तलब किया गया, वो मीटिंग में मौजूद थे, उनको बिठाकर बैठक ली गई। भविष्य जी कैलाश, क्या कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या कुछ रोडमैप बनाया जा रहा है कि क्या इस सेशन के दौरान कोविड नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा? किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है? यस, बिल्कुल भविष्य आपको बताना चाहूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो विधायकों का जो कोविड टेस्ट होना है वो अनिवार्य रूप से होना है। उसमें जो 2 डोज लगे हुए माननीय होंगे उनको छूट देने की बात कही गई है और साथ ही जो है दर्शक दीर्घा में किसी तरह का कोई पास या प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। साथ ही मीडिया की एंट्री के लिए भी अभी तक जो सूचना हमारे सूत्रों से मिल रही है उसके आधार पर जो है मीडिया की एंट्री भी इस बार जो है बैन है। और जो कोविड की अगर बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी किया हुआ है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके लिए विधानसभा की ओर से जो है सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो माननीय विधायक लोग हैं वो अगर अपने गंतव्य से चलते हैं तो वहां भी जो है सीएमओ को आदेशित किया गया है कि उन लोगों को वहां पर टेस्ट कर भेजा जाएगा। जी कैलाश, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन की एक बयार चली, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तीसरे चेहरा वो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, तो इस बार मानसून सेशन में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहमा गहमी होगी। इस पर विपक्ष के हंगामे की संभावित चीजों को देखते हुए क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी इस बार सेशन चलाने में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है, विपक्ष हमलावर रहेगा। कई मुद्दे ऐसे हैं, कई संगठन जो है जो आंदोलनरत हैं। पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर धामी, 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में 4 साल में बदले हैं। लाजमी है कि जो संगठन यहाँ पर जो विभागीय संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो मुद्दे रहेंगे, विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही जो है विधानसभा में कोविड जो घोटाला हुआ था, कुंभ में कोविड टेस्टिंग घोटाला हुआ था, उसको लेकर भी जो है विपक्ष जो है घेरने की तैयारी करेगा। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। उधर हल्द्वानी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसके बाद मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिस तरह पिछले 1 साल में कोरोना के कारण चाहे वो
पहली लहर हो या दूसरी लहर, जिस दौरान देश और समाज में बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी तरफ से यह चेतावनी दी जा रही है कि कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। तो कोरोना की किसी भी संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर और पिछले 2 लहरों के अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए किसी भी संभावित कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को जागरूक करते हुए देश को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया और प्रशिक्षण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मंडल और बूथ स्तर पर प्रशिक्षण संगठन की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील के अमरसर पटवारी क्षेत्र से चिंताजनक एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि कई सालों से पटवारी चौकी और बासर क्षेत्र की हालत बिल्कुल जर्जर है। पटवारी चौकी में कोई भी पटवारी नहीं है, जिसके कारण चौकी पूरी तरह से वीरान पड़ गई है और सरकारी कागज भी पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। पटवारी चौकी की हालत पर जिला प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा। चौकी के खाली रहने की वजह से यह जुआरियों का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। 15 साल से ऊपर हो गया होगा और यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे एक चपड़ासी बैठता था और उसके बाद जब वो भरत सिंह नाम का एक चपड़ासी था वो बैठता था, उसके बाद वहाँ पे कोई पटवारी नहीं है ना चपड़ासी। काफ़ी समय से मतलब ये बिल्डिंग जो है ऐसी पड़ी हुई है और पूरे शीशे दरवाजे इसके सारे टूट चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब उसके थोड़ा जो है उसमें रिपेयरिंग हो जाए और यहाँ पे जो हमारा पटवारी हमारे क्षेत्र का है वो यहाँ पे बैठे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मतलब इधर उधर ना भागे और हमारा काम आसानी से। जैसा आजकल की बरसात का सीज़न है, टूट फूट हो रही, तो हमें पटवारी को फ़ोन करना पड़ता है, इधर ये हो गया उधर वो हो गया। उधर देहरादून में पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के रवैये के विरोध युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से द्वारा गठित कमेटी जल्द निर्णय नहीं लेगी तो युवा कांग्रेस कमेटी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उधर काशीपुर के कुंडेश्वरी में स्थित किसान इंटर कॉलेज में एनसीसी ऑप्टिकल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी ने शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी की ओर से रिबन काटकर एनसीसी ऑप्टिकल को एनसीसी के कैडेट्स को समर्पित किया गया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। और इनकी कैंप भी चलती है हल्द्वानी में। हाँ, ये फायरिंग भी होती है सर इनकी कैंप में और ये यहाँ पर भी इनको 2 घंटा शाम को बच्चों को दिया जाता है, जिसमें ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक तो नई उपलब्धि हमारी आई गई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मदद मिला है और हमने भी विद्यालय की तरफ से काफ़ी चीज़ों को लगा के इसको हमने इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे विद्यालय जो है बच्चों को कोई असुविधा इसमें जो है ये बाधाएं वाले ये लटकने वाले हैं सर। हाँ, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अभी मिला है, लेकिन हमारा 2017 से चल रहा है। हम पहले भी बच्चों को जो है कहीं और भी करके, जैसे हमारे टीचर ले जाते थे किसी और विद्यालय में जो सुविधाएं थी उसमें इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाती थी सर। और शाम को भी बच्चों को, चाहे सुबह भी 2-2 घंटे 2.5 घंटे हम इनको अपने ही लेवल पे जो हमारे यहाँ है ना वो छोटे उनसे ये दौड़ते थे और उसको प्रैक्टिस करते थे। तो कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल ये कार्यक्रम एनसीसी ऑप्टिकल समारोह का आयोजन यहां पर किया गया था। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की।
कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। तमाम तरह की गतिविधियां एनसीसी के इस कार्यक्रम में आयोजित की गई। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खंड शिक्षा अधिकारी आर.एस. नेगी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। एनसीसी ऑप्टिक समारोह का यहां पर आयोजन किया गया था। हरिद्वार में व्यापारियों ने लंबे वक्त से बंद पड़े मनसा देवी उड़न खटोले को शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि रोपवे नहीं चलने से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के चलते पिछले 4 महीनों से रोपवे को बंद कर रखा है। व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार नगर निगम की ओर से प्रस्ताव पारित करने के बाद भी रोपवे चालू करने की मंजूरी नहीं दे रही है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शन करा था अभी 1 हफ्ता पहले। हमने कहा था हम धरना लगाएंगे एक शांति रूप। हमने आज धरना चालू कर दिया है और ये व्यापारियों के हित में है। व्यापार बिल्कुल चौपट है। हरिद्वार के अंदर गली के अंदर बिल्कुल व्यापार चौपट है। इस कंपनी के बंद होने से, इस रोपे के बंद होने से एक तरफ तो सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, फैक्ट्री लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ इसको बंद पड़ा है। ये इसको संचालन करने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा। 4 महीने हो गए, ट्रॉली बंद है। ट्रॉली बंद होने से जितनी दुकानें हैं सारी आप देखिए सारी बंद पड़ी हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और अपर रोड तक जितना भी है सारा व्यापार प्रभावित होता है इस ट्रॉली की वजह से। इस ट्रॉली को आपने बंद कर दिया। इस ट्रॉली से कितनी आप देखिए ना कितना नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान, वेट का नुकसान, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान, जो ट्रॉली जो इनकम आएगी इनकम टैक्स का नुकसान, नगर पालिका को नुकसान। आपने बंद कर दिया। इसको बंद करने का क्या लाभ है आप बताइए। एक तरफ तो हमारे प्रदेश नव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब करोड़ों रुपए उत्तराखंड के विकास के लिए लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब मैं सिंगल विंडो सिस्टम करूंगा, आप उद्योग लगाइए उत्तराखंड में आके। उद्योग कैसे लगाएगा आदमी जब चलते उद्योगों को आपने बंद कर दिया। तो रोपवे नहीं चलने को लेकर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। रोपवे खोलने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से यह प्रदर्शन यहां पर किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि रोपवे के बंद होने के चलते व्यापार पर काफी बुरा असर इसका पड़ रहा है। कोरोना के चलते 4 महीनों से रोपवे बंद पड़ा है। मतलब पर जो रोपवे जाता है वो काफी दिनों से कोरोना के चलते बंद है और इसी के चलते व्यापार पर खासा असर इसका पड़ रहा है। व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड की और भी खबरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। इंसानियत को कभी शर्मसार नहीं होने दिया भारतीय सेना ने। इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? हिंदुस्तान की सेना साफ तौर पे जानती है कि डिसिप्लिन का मतलब है उच्च कैरेक्टर, उच्च इंटेग्रिटी। क्या लगता है कि कहीं एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है? ऑब्वियसली बहुत बड़ी खामियां हैं हमारे एजुकेशन में। क्या हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान अपने आप में बड़ी चुनौती है सुरक्षा के मद्देनजर से, या चाइना? हमने पाकिस्तान को दर्शा दिया हमारी क्षमता आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक एंड द सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी के बाद में की। चाइना हमारा असली दुश्मन है। देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से खास मुलाकात 14 अगस्त और 15 अगस्त को सिर्फ खबर फास्ट पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 132.16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8,80,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ MSP ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। आपके विधायक से सीधा सवाल शाहबाद के विधायक रामकरण काला के साथ देखिए MLA का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका।
प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के 73वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लोक गायक नरेंद्र नेगी के 73वें जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया। साक्षात्कार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नरेंद्र नेगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सृजन से साक्षात्कार उनके पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। राजौरी के बाद सोपोर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। राजौरी के बाद सोपोर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकियों की घुसपैठ और इस तरह के हमलों की जो साजिशें हैं वो बढ़ गई हैं। राजौरी के बाद सोपोर में भी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया। आपको बता दें कि इस हमले में 3 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। निसार, राजौरी के बाद अब सोपोर में भी सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 15 अगस्त की आमद करीब होती जा रही है, तो जो यहाँ पे मिलिटेंट अटैक है उसमें भी काफी तेजी हो रही है। पहले साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में भी आज सोपोर एक ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पे हर दिन किसी न किसी जो मिलिटेंट अटैक की खबर आती रहती है। तो उसी के मुताबिक आज वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान रोज मामूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ड्यूटी पे होते हैं, दिन भर ड्यूटी पे होते हैं। तो वहाँ पे एक पार्टी, वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पे थी, तो उन पर मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया, गोलियां चलाई, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी अस्पताल के बाद श्रीनगर मुंतकिल किया गया इलाज मुआवजे के लिए। और पूरे इलाके को इस वक्त कार्डन ऑफ किया गया और जिन मिलिटेंट्स ने ये वहाँ पर फायरिंग की, तो उनकी तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने, जो यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे एलईटी का हाथ हो सकता है। जी फिलहाल कुछ जानकारी मिल पाई निसार की आखिर जो 3 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, उनमें से तो एक को मुकामी अस्पताल में इलाज चल रहा है, सोपोर इलाज में, वहाँ उसकी हालत काफी बेहतर बताई जा रही है। जिनमें से 2 को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है और श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी सिक्योर है, उनको भी वो भी किसी खतरे से बाहर है। जी निसार, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि इस तरह के हमले जो स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के हमलों को और आतंकियों को घाटी में जो आतंकी वारदातें हो रही हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज कश्मीर ने पहले ही इस बात का इशारा दिया था कि यहाँ पे जो मिलिटेंट्स आए हैं, जो कुछ बॉर्डर के उस पार से कुछ मिलिटेंट्स पिछले लगभग 2 महीनों से यहाँ पे दाखिल हुए हैं, जो पुलवामा अटैक जैसा एक और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मिसाल कल यहाँ पे एक नेशनल हाईवे पे हुआ था, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ने हमला करने की कोशिश की थी बीएसएफ कानवाई पे, जिसको फिर बाद में न्यूट्रलाइज किया गया और मीर बाजार के इलाके में उसको जामभाग किया गया। और आईजीपी कश्मीर ने यह भी बताया कि उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ पे
पे कश्मीर में काम कर रही है, खासकर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ या एसओजी, उनको मुतहर्रिक किया, उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है, क्योंकि उन्हें कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी से ये इतला मिली है कि उनको जानकारी हासिल हुई है कि जो यहाँ की मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो फॉरेन मिलिटेंट्स है उनकी तादाद ज्यादा हुई है, और ये बताया जा रहा है कि किसी बड़े हमले के फिराक में है, कोशिश में है। जी बिल्कुल निसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल आतंकियों की संख्या घाटी में बढ़ती जा रही है, बॉर्डर पार से मिलिटेंट्स दाखिल हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, हालांकि आतंकियों की तमाम साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। उधर काशीपुर में विस्तारक वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसका शुभारंभ किया। 2 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इसी महीने जन आशीर्वाद यात्रा 17, 18, 19 अगस्त को रामपुर से शुरू होगी। देहरादून, हरिद्वार से जिले में प्रवेश करते हुए यात्रा का समापन होगा। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में, 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में, कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक को लेकर और प्रधानमंत्री की बैठक तक और उधर बूथ अध्यक्ष की लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी हमारा प्रस्तावित है। उधर आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं से बातचीत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिस्ट ने की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, NRLM ब्लॉक मिशन प्रबंधक, DPO मनरेगा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं के साथ जो वार्ता की, उसमें सभी महिलाओं में बहुत उत्साह था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश की महिलाओं से वार्ता की, जिन्होंने अपने कामों को बहुत ही उत्साह से उनके समक्ष रखा और उनमें जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त महिला का जो था वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर जो अपने पारिवारिक आजीविका को चला रहे हैं। उधर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की और धरना भी दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दल ने राज्य हित की 11 मांगे रखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य बने 21 साल होने पर भी कोई ठोस और सशक्त भू कानून अभी तक नहीं बन पाया। साल 2002 में दल की मांग पर एक भू कानून बना, लेकिन उसमें खामियां थी। उक्रांत की मांग पर सरकार ने कुछ संशोधन किए, लेकिन वो भी नाकाफी थे। यहाँ नरेंद्रनगर में एक धरना प्रदर्शन जो भू कानून के लिए, जो सशक्त भू कानून की मांग कर रहे थे, पहली बार जबकि उत्तराखंड राज्य बना हुआ अभी 22 साल होने जा रहे हैं, जब यहाँ की भूमि जो बाहर के लोग कब्जाए हुए हैं, इसकी जरूरत को समझते अपने भू कानून और मूल निवास की मांग की है। और हम सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि जब तक हमारा सशक्त भू कानून लागू न हो और मूल निवास कानून लागू न हो, तब तक हम जो है इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। और यदि समय रहते हुए सरकार ने नहीं माना तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो सचिव हैं, उनकी तरफ से मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए हमारे यहाँ से भेज दिया। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी है।